प्रोसीजरल कंप्लायंस में दो चीजें बची है, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स। तो पहले एडवांस टैक्स एक छोटा सा टॉपिक होता है, वो रीड करा रहा हूं, ठीक है। सेक्शन 207 से 219 इनकम टैक्स एक्ट डील्स विद द प्रोविजंस रिलेटिंग टू एडवांस टैक्स। एज पर द प्रोविजन ऑफ द एसएससी हैज टू पे the tax in the financial year on estimated income which is to be assessed in the subsequent assessment year. It follows doctrine no as pay as you earn scheme। ठीक है, क्या मतलब क्या बोलते हैं, पे एज यू अर्न, जितना जितना कमाते जा रहे हो उतना उतना तुम भरते चले जाओ। क्या बात समझ में आ रही है? टैक्स बिल्कुल एकदम जल्दी पड़ी हुई है। इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर एन एससी टू पे एडवांस टैक्स वेयर द एडवांस टैक्स पेबल इज 10,000 और मोर। अगर आपका एडवांस टैक्स 10,000 से ज्यादा है, अगर आपका एडवांस टैक्स क्या है 10,000 से ज्यादा है, तब आपको एडवांस टैक्स पे करना जरूरी होता है। कुल मिला के क्या है, सरकार ने प्रीवियस ईयर में टैक्स, प्रीवियस ईयर का टैक्स कैलकुलेट होता है असेसमेंट ईयर में, और असेसमेंट ईयर में पे करते हैं। सरकार ने बोला काम करो, तुम इतने साल से धंधा कर रहे हो, अगले पगले तो हो नहीं, आज ही बैठ के अंदाजा लगा लो साल भर में कितना इनकम होने वाली है, और उसके हिसाब से क्वार्टरली हमको टैक्स देते जाओ। क्वार्टरली हमको क्या देते जाओ, टैक्स। पे एज यू अर्न, कमाओ कमाओ भरो भरो, कमाओ कमाओ भरो भरो। क्या समझ में? जैसे जैसे कमाते हो वैसे टैक्स भरते जाओ। आखिरी में हम क्या कर लेंगे, असेसमेंट कर लेंगे, कुछ ज्यादा हुआ तो रिफंड दे देंगे, कम हुआ तो क्या करना, तुम और भर देना। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन साल भर में हमको कुछ ना कुछ देते जाओ। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन on senior citizen, an exemption from payment of advance tax has been provided as per which resident individual, ये main line है, resident individual having any income chargeable under the head PGPP and age of 60 years or more need not to pay advance tax and are allowed to discharge the tax liability payment of self assessment tax। मतलब कि है ना, अब 60 साल के दद्दू को एडवांस टैक्स जैसे जैसे कमाते जाओ भरते जाओ, मत करो, ठीक है। वो जब चाहे आखिरी में एक बार सेल्फ असेसमेंट टैक्स के हिसाब से भर देंगे, लेकिन 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 वो दद्दू की पीजीपीपी की इनकम नहीं होनी चाहिए। पता पड़ा दद्दू पीजीपीपी में पैसा पीटे पड़े और बोल रहे हैं एडवांस टैक्स नहीं भरेंगे, तो अगर पीजीपीपी में पैसा पीट रहे हैं तो आपको टैक्स भी भरना पड़ेगा। समझ में आई कि नहीं आई बात? फटाफट बोलो। अच्छा, हर क्वार्टर के एंड में भरना पड़ता है। कब कब भरना पड़ता है, मेनली यही पूछा जाता है। पहला क्वार्टर कब खत्म होगा, अप्रैल में जून, क्वार्टर खत्म नहीं हुआ 15 जून को पहले एक बार टैक्स भर दो। फिर जून के बाद क्या होगा, जुलाई अगस्त सितंबर, तो 15 सितंबर तक भर दो। क्या बात समझ में आ रही है? अक्टूबर नवंबर दिसंबर 15 दिसंबर में भर दो, और 15 मार्च में भर दो। क्या बात समझ में आ रही है? कितना भरोगे, आज बैठ के एडवांस टैक्स पूरा कैलकुलेट कर लो। एक क्वार्टर में कितना भरो, 15% ऑफ एडवांस टैक्स। अगले क्वार्टर में कितना भर दो, टोटल 45% ऑफ द एडवांस टैक्स माइनस जितना आप भर चुके हो। समझ आ रहा है? अरे यार टोटल 45%, मान लो तुमने अपनी इनकम कैलकुलेट करी 10 लाख, बोलो हाँ, तो पहले 10 लाख का 15% कितना हो जाएगा मुझे बताओ, 1.5 लाख पे एडवांस टैक्स भर दो, बोलो हाँ। फिर 10 लाख पे कितना कर दो, 45% कितना हो जाएगा, 4.5 लाख पे टैक्स कैलकुलेट करो। उसमें से जो पहले दे चुके हो, जी का हो गया, उसमें से जो पहले तुम दे चुके हो, जो पहले दे चुके हो उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। कुल 45% मिल जाना चाहिए 2 क्वार्टर मिला के, बोलो हाँ या नहीं। तीसरा क्या होगा, कुल 75% मिल जाना चाहिए 3 क्वार्टर मिला के, और 100% मिल जाना चाहिए 4 क्वार्टर मिला के। क्या बात समझ में आ रही है? यानी मेन डेट तुमको कौन कौन सी याद रखनी है बताओ, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च। ठीक है, क्या 15 जून को कितना भरना है, 15%, फिर 30% बढ़ाते जाओ। पहले 15%, फिर कितना हो जाएगा 45%, फिर कितना हो जाएगा 75%, और आखिरी में कितना हो जाएगा 100%। हाँ या ना बोलो, नहीं आया समझ में? नेक्स्ट क्या है, एनी पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल बिफोर 31 मार्च शैल बी ट्रीटेड एज एडवांस टैक्स पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। एन एसएससी जिसने क्या ले रखा है, प्रिजम्पटिव बेसिस में ले रखा है, who declares his income in accordance with the presumptive taxation regime under 44AD shall also be liable to pay advance tax। अच्छा, अब क्या है वो 44AD है और वो सब ले रखा है उसने प्रिजम्पटिव वाला, तो अब उससे हर क्वार्टर में नहीं ले रहा है। बोले भैया मैंने प्रिजम्पटिव लिया, मतलब मैं टैक्स अकाउंट्स बनाता नहीं हूँ, मैं अकाउंट बनाता नहीं हूँ, कहां तक करूंगा? बोले कोई बात नहीं, तू सीधे आखिरी इंस्टॉलमेंट पे करना 15 मार्च को। मतलब उसको क्वार्टरली लायबिलिटी उसकी हटा दी गई, ये बात याद रखने वाली है, उसकी क्वार्टरली लायबिलिटी हटा दी गई, सीधे 15 मार्च को उसको बोला गया द अबव प्रोविजंस अप्लाइज टू एडवांस टैक्स प्रिजम्पटिव बेसिस 44AD। इन केस पब्लिक हॉलीडे और बैंक हॉलीडे, डेट ऑफ पेमेंट ऑटोमेटिकली फॉल्स इन द नेक्स्ट वर्किंग डे एंड डिले फॉर द डिले इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज अंडर सेक्शन 234BC। अगर एडवांस टैक्स पे ना करो तो इंटरेस्ट लगता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि पब्लिक हॉलीडे थे, बैंक की छुट्टी थी, कर सकते थे। टैक्स टू बी कंप्यूटेड ऑन प्रिवेलिंग रेट ऑन द करंट इनकम ऑफ द असेसी इन द फाइनेंशियल ईयर। जो करंट टैक्स रेट चल रहा है उसमें कैलकुलेट करेंगे। द टोटल एडवांस टैक्स पेड बाय असेसी अदर देन इंटरेस्ट be adjusted against total tax liability computed under regular assessment। कुल मिला के जो पहले भर चुकी हो वो माइनस करके नेट टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। समझ गए?
When an assessee who is liable to pay advance tax under section 208 has failed to pay such tax, or where advance tax paid under 210 is less than 90% of the assessed tax. क्या बात समझ में आ रही है? तुमने जानबूझ के क्या किया, अपने टैक्स की कैलकुलेशन, बोले मेरे को तो असेसमेंट है कि मैं कम टैक्स आएगा, 1 करोड़ कमाते हो, बोले इस बार तो 20 लाख कमाएंगे, क्या बात समझ में आ रही है, और कम कम एडवांस टैक्स भरा, आखिरी में जब रिटर्न फाइल करी तो 1 करोड़ की कर दी। तो ऐसा थोड़ी पागल बना रहे हैं सरकार को। अगर तुमने 90% से कम भरा है, he shall be liable to pay interest at the rate of, याद रख लेना ये वाला, 1% for every month और part of the month। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, 1% per month या part of the month क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा। SSC has to pay advance tax even in respect of book profit tax under section 115 JB, otherwise it is liable for interest under section 234 BC। वही 1% per month या part of the month, वही था आपका इंटरेस्ट। हाँ या ना बोलो, कुल मिला के एडवांस टैक्स भर देना है। याद रखने वाली बात क्या है, ये डेट, एक ये वाला पॉइंट प्रिजम्पटिव वाला, ठीक है क्या, और बस, ठीक है क्या, हाँ या ना बोलो। पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन केस ऑफ कैपिटल गेन, कैजुअल इनकम, डिविडेंड इनकम, डीम्ड इनकम, इतना इतना। एडवांस टैक्स इज पेबल बाय द असेसी ऑन हिज टोटल इनकम व्हिच इंक्लूड्स कैपिटल गेन्स, कैजुअल इनकम लाइक इनकम फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल एटसेट्रा, या डिविडेंड इनकम, सब में टैक्स भरना है। सिंस इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द असेसी टू एस्टिमेट हिज कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम लॉटरीज एटसेट्रा, डिविडेंड इनकम, इट हैज बीन प्रोवाइडेड दैट इफ एनी सच इनकम अराइजेस after the due date of any installment, then the entire amount of tax payable on such capital gain or casual gain should be paid in the remaining installment of the advance tax which are due। मतलब पता रहता है कि इस साल लॉटरी जीतूंगा और एडवांस टैक्स भर दूंगा, ऐसा थोड़ी होता है कि आपको पता ही नहीं है कि कैपिटल गेन, जमीन बेचोगे कैपिटल गेन होगा, जिस जिस पीरियड में हुआ उसकी अगली इंस्टॉलमेंट से क्या कर देना, उसको रिवाइज करके तुम भर देना। नहीं आई बात समझ में? क्या है कैपिटल गेन, लॉटरी, सुन रहे हो, है ना, पढ़ाना शुरू करो, ये वाला तुम लोग कथा शुरू हो जाती तुम लोग की, है ना, ठीक है। लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल और ये सब वाले जो जुआ सट्टा, कैपिटल गेन वाली जो कमाई है वो क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी बेटा, जैसे ही पता चलेगी उसके बाद से आप उसको क्या कर दोगे, अपने एडवांस टैक्स में ऐड कर दोगे, पहले से तो पता कर ही नहीं सकते, ठीक है। जब नहीं पता, नो इंटरेस्ट एंड डिले नहीं लगेगा इसमें, सीधी सीधी बात ये है, बात खत्म हो गई तुम्हारी एडवांस टैक्स की, इतनी ही बात थी। अब ये टीडीएस वाले क्वेश्चन है और इसके बाद सेट है, तो पहले अपन वापस टीडीएस में आएंगे, फिर इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है क्या? आ जाओ। इसमें भी जो जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है मैं मार्क करा दूंगा, याद करने वाले कौन कौन से याद रखने हैं ज्यादातर, ठीक है क्या। आपको अगर किसी का टीडीएस काटना है, अगर आपको किसी का क्या करना है बेटा, टीडीएस काटना है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम मेरे एम्प्लॉई हो और मैं तुम्हारा टीडीएस काटना चाहता हूं, तो तुमको अपना मुझे पैन देना पड़ेगा, तुमको मुझे अपना क्या देना पड़ेगा, पैन देना पड़ेगा। अगर पैन नहीं दिए तो क्या होता है वो भी अपन पढ़ेंगे। द ऑब्लिगेशन टू डिडक्ट टीडीएस एट सोर्स इज अपॉन द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द income amount which is subject to TDS. Therefore, such person that is the payer is required to follow the procedure for deducting tax। ये मेरे को अगर TDS काटना है तो मुझे ये सब लगेगा, एक टैन नंबर लेना पड़ेगा, TDS काटना पड़ेगा, टीडीएस को गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा, टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, और एक टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा, किसको, अपने एम्प्लॉय को या जिसका भी टीडीएस काटा है कि आपका इतना इतना टीडीएस कट गया है, ताकि जब वो अपनी इनकम रिटर्न फाइल करे, जब वो अपनी इनकम रिटर्न फाइल करे तो वो दिखा सके कि मेरा इतना टीडीएस कट चुका। होता कैसे पता है अब तुमको, अगर प्रैक्टिकल बताऊं, जैसे तुम एम्प्लॉय हो, अब अपन को डिडक्शन कौन कौन से मिलते हैं, एटीसी, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये वो बोलो, हाँ, तो अब तुम, मैं कैसे काटूंगा तुम्हारा टैक्स जब तक तुम्हारा कंप्यूट नहीं करूंगा, एटीसी वगैरह, यहाँ पर समझ में आ रही है। तो कंपनी क्या करती है, मैं सिर्फ एम्प्लॉइज के लिए बता रहा हूँ, कंपनी तुमको एक पोर्टल देती है कि तुम क्या क्या लेते हो, चीजें मुझे बता दो, मतलब कौन कौन से डिडक्शन तुम क्लेम करना चाहते हो तुम मुझे बता दो, जैसे कि एटीसी में तुम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, ये लेते हो, जो भी सारी चीजें तुम लेते हो, एटीडी में लेते हो, जो भी चीजें तुम करते हो वो सारी चीजें, तुम मेरे को लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हो तुम, यार म्यूचुअल फंड तुमने ले रखे हैं, जितने भी डिडक्शन तुम्हारे, तुम सब मेरे को क्या कर दो, बता दो। जैसे ही तुम मेरे को बताओगे, अब मैं तुम्हारी, आज साल शुरू हुआ है, साल के शुरू में ही तुम मुझे बता दोगे कि ये साल भर में तुम्हारा चलता है, अब मैं तुम्हारी सैलरी कंप्यूट करूंगा कि महीने की इतनी होती है, उस महीने की इतनी से इतना इतना तुम्हारा क्या टीडीएस काटूंगा, और फिर तुम्हारा अमाउंट तुमको क्या करता रहूंगा, भेज देता रहूंगा। तो अगर तुम्हारी सैलरी 1 लाख है, हो सकता है टैक्स कट के हाथ में 90, 95, 85 ऐसे आए, हाँ या ना बोलो। अब साल खत्म होगा, साल खत्म होने में तुम अपनी रिटर्न फाइल करोगे, अरे सुन रहे हो, साल खत्म होगा क्या होगा, ये अपनी रिटर्न फाइल करेगा, लेकिन इसका एम्प्लॉयर तो ऑलरेडी टैक्स भर चुका है, बोलो हाँ या नहीं, लेकिन उसने तो सिर्फ कौन से हेड का भरा है, सैलरी, इसने अपने पीजीपीपी के बारे में थोड़ी बताया होगा, कैपिटल गेन के बारे में थोड़ी बताया होगा, तो ये सैलरी, पीजीपीपी, कैपिटल गेन, ये अपनी जीटीआई जैसे निकालता था वैसे निकालेगा, माइनस क्या करेगा, टीडीएस ऑलरेडी डिडक्टेड, माइनस क्या करेगा, टीडीएस ऑलरेडी डिडक्टेड, जिसके लिए मैं क्या दूंगा इसको, टीडीएस सर्टिफिकेट, क्या दूंगा, टीडीएस सर्टिफिकेट। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक होता है पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन, क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन, वो तुम आखिरी में कभी भी कर सकते हो,
वो तुमने एम्प्लॉयर को ना बताया हो, या यार तुमने आखिरी में साल के अंत में हेल्थ इंश्योरेंस लिया हो तो तुमने ना बताया हो, कई बार हो सकता है इसकी सिर्फ सैलरी इनकम हो, क्या हो, सिर्फ सैलरी इनकम, इसने अपना लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस नहीं बताया क्योंकि तब इसने लिया नहीं था, इसके एम्प्लॉयर ने उसका डिडक्शन नहीं दिया और इसका टीडीएस ज्यादा काट लिया, इसका टीडीएस ज्यादा काट लिया, जब ये रिटर्न भरने जाएगा इसका टैक्स आ रहा है मान के चलो 50,000 रुपए, क्यों, क्योंकि इसने माइनस कर दिए क्या, सारे डिडक्शंस भी जो इसके एम्प्लॉयर ने माइनस नहीं किए थे, और वो काट कितना चुका है टीडीएस इसका 80,000 रुपए, इसका टैक्स कितना आ रहा है 50,000 रुपए, और उसका टीडीएस क्या हो गया, ज्यादा कट गया है। क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इसने कुछ डिडक्शन एम्प्लॉयर को बताए नहीं थे जो इसने बाद में लिए हैं, तो इसका कंप्यूटेड टैक्स कम आ रहा है और इसका टीडीएस अगर ज्यादा कट गया है तो ये जैसे रिटर्न फाइल करेगा ये साथ में क्या कर देगा, रिफंड क्लेम कर देगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको क्या भेज देगा, रिफंड भेज देगा। ये पूरा प्रोसेस होता है टीडीएस का। समझ में आया कि नहीं आया, अरे हाँ ना बोलो ना यार। अब ये वही दिया है, ये पूरा प्रोसेस है। द पेयर हैज टू, ये पूरा दिया हुआ है, द पेयर हैज टू अप्लाई फॉर 10, ही इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स, द अमाउंट टू डिडक्टेड शुड बी डिपॉजिटेड विद द रिक्विजिट बैंक में डाल दो, गवर्नमेंट को दे दो। द पेयर शुड प्रिपेयर टीडीएस रिटर्न स्टेटमेंट फॉर एवरी क्वार्टर, फाइल द सेम विद द अथॉरिटी डेजिग्नेटेड इनकम टैक्स इन सच फॉर्म वेरीफाइड। लॉस्टली द पेई शुड बी इशूड सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स, पेई मतलब कि एम्प्लॉय को क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स मिल जाएगा कि तुम्हारा इतना इतना टीडीएस कटा हुआ है, ताकि कल को जब तुम टैक्स की रिटर्न फाइल करने जाओ तो ये दिखा पाओ कि ऑलरेडी इतना टैक्स तुम्हारा भर चुका है, बाकी का तुम्हें बैलेंस ही भरना पड़े, या हो सकता है तुम्हें रिफंड आ जाए। हाँ या ना बोलो। अब ये दिया है कब कब कितना कितना टैक्स कटेगा। मेन 192 इंपॉर्टेंट है। When recipient is resident, recipient is resident, हेडिंग समझना ध्यान से, recipient is resident मतलब जिसको पैसा मिल रहा है वो रेसिडेंट है। अगर एम्प्लॉय है, सैलरी मिल रहा है, नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स कटेगा, सरचार्ज जो भी होता है वो पूरा नॉर्मल स्लैब रेट से क्या होगा, टैक्स कैलकुलेट होगा और उतना टीडीएस आपका कटेगा, इसमें कुछ परसेंटेज नहीं है। हाँ या ना बोलो। हाँ हाँ। 192A क्या है, पेमेंट ऑफ टैक्सेबल एक्यूमुलेटेड बैलेंस इन पीएफ, पेमेंट ऑफ टैक्सेबल एक्यूमुलेटेड बैलेंस इन पीएफ, प्रोविडेंट फंड का कोई पैसा निकलवाया उस पर भी क्या कट जाएगा, 10% टीडीएस कट जाएगा। 193 इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, एनी डिबेंचर सिक्योरिटीज फॉर मनी इशूड ऑन बिहाफ ऑफ एनी लोकल अथॉरिटी स्टैट्यूटरी प्रोविजन, लिस्टेड डिबेंचर ऑफ ए कंपनी, एनी सिक्योरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, एनी अदर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, कुछ भी आप इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हो, आपकी कंपनी है, आपके डिबेंचर्स हैं, आप इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हो तो इंटरेस्ट वाले जो होल्डर है उनका टीडीएस काट लेना 10% के हिसाब से। आप डिविडेंड पे कर रहे हो, क्या पे कर रहे हो, डिविडेंड, तो भी क्या काट लेना, टीडीएस काट लेना। आप डिविडेंड पे टैक्स किस पे लगता है, शेयर होल्डर के हाथ पे, तो टीडीएस काट लेना उसका। सुन रहे हो क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट अदर देन, कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है 10%, ध्यान से देखोगे ये सबको एक साथ ले सकते हो याद करने के लिए। सारे इंटरेस्ट डिविडेंड पे कितना टीडीएस कट रहा है, 10%, सारे इंटरेस्ट डिविडेंड पे कितना टीडीएस कट रहा है, 10%। हाँ या ना बोलो। फिर ये तीन को एक साथ ले लो, क्या है, लॉटरी ऑटरी क्रॉसवर्ड पजल, विनिंग ऑफ हॉर्स रेस ऑनलाइन गेम या विनिंग ऑफ हॉर्स रेस, कुछ भी, ये विनिंग इनिंग वाले जितने भी हैं उसमें कितना परसेंट टीडीएस कट रहा है, कितना परसेंट टीडीएस कट रहा है बेटा, 30%। कितना कट रहा है, 30%। ये सारे शुरू शुरू के बहुत इंपॉर्टेंट है। 194C भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर, सी से कॉन्ट्रैक्टर होता है, याद रखना, सी से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर, पेमेंट ऑफ क्रेडिट टू रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है क्या, पेमेंट ऑफ क्रेडिट टू इंडिविजुअल एचयूएफ, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर, आपने घर मकान बनवाया उसको पैसे दे रहे हो, क्या बात समझ में आ रही है, अगर वो कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो कितना कटेगा, 1%, और अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ ना है, कंपनी है, कॉन्ट्रैक्ट की कंपनी वगैरह है, तो कितना कटेगा, 2%। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्लियर है क्या, हाँ या ना बोलो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या पढ़ा, 192 सैलरी, क्या पढ़ा, 192 सैलरी, अरे ये याद करेंगे, यहाँ पे याद करा रहा हूं, तो पहला क्या है 192 सैलरी, फिर 192A क्या हो जाएगा, पीएफ, क्या हो जाएगा, पीएफ, सैलरी और पीएफ एक जैसा होता है, 192 192A दोनों का एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप वाला था, हाँ या ना बोलो। फिर 3 क्या हो जाएगा, 3 पूरा क्या हो जाएगा, 3 4 4A, ये क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। के बाद समझ में, ये सारे इंटरेस्ट डिविडेंड में कितना कट जाएगा, 10%, 3 4 4A, बोलो हाँ या नहीं। बी से हो गया बेटिंग गैम्बलिंग, बी से क्या हो गया, बेटिंग गैम्बलिंग, तो देख लो बी क्या आ गया तुम्हारा, लॉटरी, फिर क्या आ गया, ऑनलाइन गेम और विनिंग ऑफ हॉर्स रेसेस। के बाद समझ में आ रही है, ये तुम्हारा सब में कितना कट गया, 30%। सी आ गया कॉन्ट्रैक्टर, सी क्या आ गया, कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है मतलब छोटा कॉन्ट्रैक्टर है तो 1% टीडीएस काटो, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है यानी कंपनी है, बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है 2% काटो। क्या बात समझ में आ रही है। अगर आपने इंश्योरेंस का कमीशन पे किया है तो 5% काटो, आपने इंश्योरेंस लिया, कमीशन पे किया, पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने की है तो उसका 5% कटेगा, पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिटेड अंडर एनएससी किया है, एनएससी से कुछ भी पैसा आ रहा है तो क्या हो जाएगा, 10%,
पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रीपर्चेस ऑफ, अगर म्यूचुअल फंड किसी ने रीपर्चेस किए कितना कटेगा 20%। कमीशन ऑन लॉटरी टिकट, लॉटरी की टिकट बेचते हो तुम और उसकी कमीशन तुमको मिल रही है तो तुमको क्या मिलेगा, टीडीएस कट के। मैं लॉटरी खिलाने वाला हूं, मैं लॉटरी, तुमको एजेंट रखा है, तुम कमीशन बेचते हो, कमीशन ही बेचते हो, लॉटरी टिकट बेचते हो। तो जब तुम लॉटरी टिकट बेचोगे और तुमको जो मैं पैसा दूंगा उसमें 5% जो कमीशन तुमको मिलेगा उसमें टीडीएस कट के मिलेगा। कुल मिला के टीडीएस कब कट रहा है, इसको कमाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, क्या तुम्हारी कमाई देने वाला टैक्स काट रहा है, तुम्हारी कमाई देने वाला टैक्स काट रहा है। मैं कहीं भी किसी को भी ब्रोकरेज दे रहा हूं 5% टीडीएस काट रहा हूं, ये कमीशन ब्रोकरेज को एक साथ कर लेना। के बाद समझ में आ रही है, ये इंश्योरेंस को एक साथ कर लेना याद करने के लिए। हाँ हाँ, कोई भी ब्रोकरेज वगैरह मिल रही है तो टीडीएस काटोगे आप। क्या बात समझ में आ रही है। रेंट, अच्छा ये मेनली ना तुमको डिटेल नहीं दी हुई है, डिटेल क्या होती है, मैं टीडीएस काटूंगा क्या, मैं किसी को ब्रोकरेज भर रहा हूँ तो, या बिजनेस वाले काटेंगे ना, मैं कहाँ बैठ के टीडीएस, एक जरी सी ब्रोकरेज पेमेंट करी मैंने, कंज्यूमर्स के लिए नहीं होता ये सब, बी के लिए होता है नॉर्मली। क्या बात समझ में आ रही है। बड़े लोगों को बोलेंगे ना टीडीएस काटने, हम छोटे लोग किसी को ब्रोकरेज भर रहा है जरी सी, कहाँ टीडीएस काटते बैठेंगे। क्या बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्या है, रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी 2%, बिल्डिंग फर्नीचर फिटिंग 10%। ठीक है, रेंट पे कर रहे हो आप, क्या आई, याद रखना आई। ठीक है, आई क्या हो जाएगा, रेंट। आई ए क्या हो जाएगा, पेमेंट क्रेडिट फॉर कंसिडरेशन टू रेसिडेंट ट्रांसफर ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो उसके लिए कोई अगर आप बीच में पैसा दे रहे हो तो 1%। पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल एचयूएफ नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स अंडर 44 AB, पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल या एचयूएफ, मतलब इंडिविजुअल या एचयूएफ क्या कर रहा है, रेंट पे कर रहा है, नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट अंडर 44 AB, कितना कटेगा 5%। जेडीए का कोई एग्रीमेंट है उसमें कितना कटेगा 10%। प्रोफेशनल फीस पे कर रहे हो, टेक्निकल सर्विसेज, रेम्युनरेशन ऑफ डायरेक्टर पे कर रहे हो 2% इफ पे इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ कॉल सेंटर। ठीक है, सम पेड पेबल टुवर्ड्स फीस फॉर टेक्निकल सर्विस 2%, सम पेड टुवर्ड्स रॉयल्टी के लिए तो 2%, अदरवाइज कितना है 10%। आ रहा है समझ में। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आगे बढ़ने से पहले, 194J तक के पूरे खुद से रीड करो, एक एक पॉइंट जो ना समझ में आए पूछो।